आज की इस चर्चा में प्रवेश करने का समय आ गया है। मेरे सामने आज स्रोतों का एक ऐसा बंडल रखा है जिसने सच कहूं तो मेरी उत्सुकता को वाकई बहुत बढ़ा दिया है। हमारे पास 8 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स और कुछ बेहद दिलचस्प ग्लोबल माइलस्टोन्स के नोट्स हैं। और आज का लक्ष्य सिर्फ पन्नों पर लिखी इन खबरों को ऊपर से पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का मिशन है दुनिया में एक साथ हो रहे इन अलग अलग बदलावों के बीच की कड़ियों को जोड़ना। मतलब एक तरफ अंतरिक्ष की तकनीक है, हाँ। दूसरी तरफ हमारी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है और कहीं बीच में वैश्विक स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी जीत छिपी है। जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस ढेर सारी जानकारी में से हमें वो जरूरी हिस्से निकालने जो दुनिया की असली तस्वीर दिखा सकें। ये सही बात है। हाँ, वही। जब हम अलग अलग क्षेत्रों से आ रही जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई देने लगते हैं जो शायद किसी एक खबर को अकेले पढ़ने से कभी समझ नहीं आते। बिल्कुल। सूचनाएं तो इंटरनेट पर हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन उनके बीच का वो अदृश्य धागा खोजना, उनके पीछे का विज्ञान और समाजशास्त्र समझना ही असली विश्लेषण है। ठीक है। जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तब जाके असली समझ विकसित होती है। और यही डॉट समाज कनेक्ट करने वाले हैं। चलिए इसे समझते हैं। हमारी पहली थीम सीधे तौर पर 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी है। इस दिन की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने देश के नाम एक संदेश दिया है। अब जब महिला दिवस की बात होती है तो अक्सर ये सिर्फ शुभकामनाओं का दिन बनकर रह जाता है। सही कहा। लेकिन अगर हम इन स्रोतों की गहराई में जाएं तो यह स्पष्ट होता है कि ये दिन सिर्फ उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि मूल्यांकन करने का समय है। ये देखने का समय है कि नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी कारगर हो रही हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब हम आज के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो कैसे? हमारे नोट्स में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW द्वारा शुरू किए गए डिजिटल शक्ति 5.0 अभियान का विस्तार से जिक्र है। डिजिटल शक्ति। हाँ। पहले जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी तो ध्यान सिर्फ भौतिक दुनिया पर होता था, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा। बिल्कुल, सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थल पर या घर में सुरक्षा। लेकिन आज अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर है। ऐसे में डिजिटल शक्ति का ये 5वां संस्करण बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक बेसिक इंटरनेट ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, और नोट्स ये भी बताते हैं कि ये 5.0 है, मतलब इसके 4 संस्करण पहले आ चुके हैं। जी। तो क्या इस 5वें संस्करण में कुछ नया है? मतलब अक्सर लोग अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए महंगे ताले खरीदते हैं, अलार्म सिस्टम लगाते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब बात डिजिटल अस्तित्व की आती है तो लोग अपने डिजिटल दरवाजे ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां डिजिटल शक्ति 5.0 काम करता है। आज के समय में साइबर खतरे सिर्फ पासवर्ड चोरी होने तक सीमित नहीं है। हाँ, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अब AI आधारित डीप फेक आ गए हैं, अत्यधिक जटिल फिशिंग स्कैम और ऑनलाइन हरासमेंट के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, जो काफी डरावने हो सकते हैं। बहुत डरावने। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को इन आधुनिक साइबर खतरों की पहचान करना और उनसे बचाव के कानूनी और तकनीकी उपाय सिखाना है। अगर महिलाएं ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो वे पीछे रह जाएंगी, तो वो डिजिटल इकोनॉमी से ही बाहर हो जाएंगी और कोई भी देश अपनी आधी आबादी को डिजिटल रूप से हाशिए पर रखकर विकास नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो भागीदारी भी नहीं होगी। लेकिन क्या सिर्फ नीतियां बना देने से इंटरनेट सुरक्षित हो जाता है? नहीं, नीतियां सिर्फ एक ढांचा देती हैं। खैर, आभासी दुनिया की इस सुरक्षा से निकलकर हम थोड़ा विज्ञान और भौतिक दुनिया की हदों के पार चलते हैं। चलिए। हमारी दूसरी थीम विज्ञान, पर्यावरण और भविष्य की तकनीक के इर्द गिर्द घूमती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि DRDO ने भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। ड्रोग पैराशूट? हाँ, अंतरिक्ष मिशन का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ रॉकेट लॉन्च की तस्वीर आती है, लेकिन इस परीक्षण ने वापसी की प्रक्रिया पर ध्यान खींचा है। मैं सोच रही थी कि ये ड्रोग पैराशूट असल में काम कैसे करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि किसी भी मानव अंतरिक्ष मिशन का सबसे मुश्किल और क्रिटिकल हिस्सा सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में जाना नहीं होता। अच्छा। सबसे खतरनाक हिस्सा होता है अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस धरती पर लाना, री एंट्री जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब अंतरिक्ष यान, जिसे क्रू मॉड्यूल कहते हैं, वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है
तो उसकी गति ध्वनि की गति से भी कई गुना ज्यादा होती है बाप रे। और हवा के घर्षण से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। इस भयंकर गति पर अगर सीधे मुख्य पैराशूट खोल दिए जाएं, तो वे हवा के दबाव से तुरंत फट जाएंगे। ओहो। यहीं पर ड्रोग पैराशूट का काम शुरू होता है। तो ये अलग तरह के होते हैं? हाँ, ये आकार में छोटे होते हैं और इन्हें बहुत अधिक ऊंचाई और गति पर खोला जाता है। इनका मुख्य काम यान की गति को धीमा करना और उसे हवा में स्थिर करना होता है, ताकि वो गोल गोल ना घूमे। एकदम सही, ताकि वो स्पिन न करे। जब यान की गति एक सुरक्षित सीमा तक कम हो जाती है, तब जाकर मुख्य पैराशूट खुलते हैं। ये परीक्षण बताता है कि गगनयान मिशन में मानव जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यानी ये ब्रेक लगाने के उस सिस्टम की तरह है जो गाड़ी को फिसलने से बचाता है, ताकि मुख्य ब्रेक सही से काम कर सकें। बहुत ही सटीक उदाहरण है। बहुत ही अद्भुत तकनीक है। अब अंतरिक्ष की इस असीम शांति और तकनीकी ऊंचाई से चलिए सीधे धरती पर स्पेन के बार्सिलोना शहर चलते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। जी, हमारे स्रोतों में दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का काफी जिक्र है, और मुझे लगता है कि ये सम्मेलन सिर्फ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने तक सीमित नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अब स्मार्टफोन से बहुत आगे निकल चुका है। तो इस बार फोकस किस चीज पर है? इस साल के नोट्स में स्पष्ट रूप से 6G इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम नेटवर्क्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन पर चर्चा का जिक्र है। मतलब AI अब नेटवर्क भी चलाएगा? हाँ, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का भविष्य तय करने का मंच है। सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जहां AI खुद नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज कर रहा हो, ऊर्जा की खपत को कम कर रहा है और बिना किसी इंसानी मदद के खराबी को ठीक भी कर रहा है। सेल्फ हीलिंग नेटवर्क्स। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना? इसके अलावा सैटेलाइट टू फोन कनेक्टिविटी पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ आम लोगों के लिए? इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में भी जहां कोई सेल टावर नहीं है, वहां भी बिना किसी टावर के इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिल सकेगी सीधे आसमान से। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है, और तकनीक हमारी जिंदगी को आसान भी बना रही है। बिल्कुल। लेकिन इस पर एक सवाल उठता है। इन 6G नेटवर्क्स, AI सर्वर्स और विशाल डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा ऊर्जा। हम जितना ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं, हमारी ऊर्जा की मांग उतनी ही बढ़ रही है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये एक बड़ी चिंता होनी चाहिए। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और यहीं पर हमारे नोट्स का अगला हिस्सा जुड़ता है। सरकार ने हाल ही में हरित अमोनिया और हरित मीथेनॉल यानी ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मीथेनॉल के लिए व्यापारिक मानकों की घोषणा की है। अच्छा। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की औद्योगिक ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर है। ये हरित या ग्रीन अमोनिया से क्या मतलब है? क्या इसका रंग हरा होता है? नहीं। और ये सामान्य अमोनिया या मीथेनॉल से कैसे अलग है? इसका रंग हरा नहीं होता। ग्रीन शब्द इसके उत्पादन की प्रक्रिया को दर्शाता है। अच्छा, बनाने के तरीके को। जी, सामान्य तौर पर अमोनिया या मिथेनॉल बनाने के लिए प्राकृतिक गैस या कोयले का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रदूषण होता है, भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन मीथेनॉल बनाने के लिए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, और इसके लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो पूरी तरह से सोलर या विंड एनर्जी जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से आती है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल। यानी इसके उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। समझ गई। लेकिन इसके लिए मानक या स्टैंडर्ड्स तय करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब बनाओ और इस्तेमाल करो। मानक तय करना सबसे जरूरी कदम है। मान लीजिए कोई शिपिंग कंपनी या बड़ा उद्योग ग्रीन ईंधन खरीदना चाहता है। ठीक है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो ईंधन वो खरीद रहा है वो सच में ग्रीन है? उसकी शुद्धता क्या है? ओहो, सर्टिफिकेशन की बात है। हाँ, मानकों की घोषणा करने का मतलब है कि सरकार ने एक नियम पुस्तिका तैयार कर दी है। बिना इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव ही नहीं है, क्योंकि खरीदार को सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। ये तो है, लेकिन एक व्यावहारिक सवाल ये भी है कि क्या ये नए ग्रीन मानक विकासशील देशों के उद्योगों पर अचानक से एक बड़ा आर्थिक बोझ नहीं डाल देंगे? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि नई तकनीक शुरुआत में बहुत महंगी होती है। ये ट्रांजिशन का एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में लागत निश्चित रूप से अधिक होती है। तो फिर उद्योग इसे क्यों अपनाएंगे? क्योंकि जब मानक तय हो जाते हैं तो बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होता है, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। हाँ, जब बल्क में बनता है तो सस्ता हो जाता है। बिल्कुल, जिससे धीरे धीरे लागत कम होने लगती है। ये एक लंबा निवेश है। मतलब हमने भविष्य की ऊर्जा का रास्ता भी खोज लिया है और उस पर चलने के नियम भी बना दिए हैं।
जी। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। अब अंतरिक्ष और भविष्य की ऊर्जा से लौटते हैं हमारे समाज, स्वास्थ्य और संस्कृति की ओर। हमारी तीसरी थीम सीधे समाज और खेल के मैदान से जुड़ी है। तो इन सब का क्या मतलब है? चलिए स्वास्थ्य के मोर्चे से शुरू करते हैं। चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने खुद को कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी से मुक्त घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज के दौर में जब हम AI और 6G की बात कर रहे हैं तो ये खबर पहली नज़र में शायद बहुत पुरानी सदी की लगे, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका ऐतिहासिक वजन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। ये मानवता और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों की एक बहुत बड़ी जीत है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, केवल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहा है। तो और क्या है? चिकित्सा विज्ञान ने मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में इसका सटीक इलाज दशकों पहले 1980 के दशक में ही खोज लिया था। तो फिर इसे जड़ से खत्म करने में इतने दशक क्यों लग गए, अगर इलाज 80 के दशक में ही आ गया था? क्योंकि असली लड़ाई बैक्टीरिया से ज्यादा समाज के डर से थी। ओहो। कुष्ठ रोग से जुड़े कलंक और भेदभाव के कारण लोग बीमारी के लक्षण दिखने पर भी डॉक्टर के पास जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि समाज उन्हें बाहर निकाल देगा। बिल्कुल, बीमारी छुपती रही और इसी वजह से फैलती रही। चिली का इसे पूरी तरह खत्म करना ये दिखाता है कि जब सटीक चिकित्सा को मजबूत जन जागरूकता अभियानों के साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर कोई बीमारी समाज से मिटती है। ये विज्ञान की जीत के साथ साथ समाज की सोच में आए बदलाव की भी जीत है। एकदम सही। ये वाकई सोचने वाली बात है कि समाज का डर किसी बीमारी को कितना लंबा खींच सकता है। अब अगर हम समाज और विकास के बुनियादी ढांचे की बात करें तो हमारे पास भारत से भी एक बड़ी खबर है। कोटा हवाई अड्डे वाली खबर। हाँ, प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कोटा में एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। हम सभी जानते हैं कि कोटा देश का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। जी, बहुत बड़ा हब है। लेकिन एक नए हवाई अड्डे का वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? ये सिर्फ उड़ानों की बात नहीं है, ये आर्थिक विकेंद्रीकरण का हिस्सा है। मतलब इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, जब कोटा जैसे टियर 2 शहर को हवाई कनेक्टिविटी मिलती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा वहाँ पढ़ने वाले लाखों छात्रों और उनके परिवारों को तो होता ही है। समय बचता है, साथ ही यह नए उद्योगों और निवेश को भी आकर्षित करता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का मतलब है कि वहाँ सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं बल्कि IT कंपनीज और अन्य व्यापार भी स्थापित हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि आना जाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, समय की बचत सीधे तौर पर उत्पादकता को बढ़ाती है। एक तरफ हम बुनियादी ढांचे के मामले में आसमान छूने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी हमें बांधे हुए हैं। ये बहुत जरूरी भी है। हमारे नोट्स पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का प्रमुखता से उल्लेख करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि विकास की इस तेज आंधी में क्या हम अपनी जड़ों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? ये तो है। संथाल समुदाय भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक है। उनकी अपनी एक बेहद समृद्ध भाषा है जिसे लिखने के लिए ओलची की लिपि का इस्तेमाल होता है। ओलची की? हाँ, दार्जिलिंग में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन और उसमें राष्ट्रपति की भागीदारी ये स्पष्ट संदेश देती है कि आधुनिकीकरण का मतलब अपनी पहचान मिटाना नहीं है। बिल्कुल। अपनी लोक परंपराओं, अपने साहित्य और अपनी भाषा को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि 6G नेटवर्क स्थापित करना। मैं तो कहूंगी कि अगर पेड़ की जड़ें मजबूत न हो तो वो कितनी भी ऊंचाई तक क्यों न चला जाए, एक तेज हवा उसे गिरा सकती है। बहुत खूब कहा। ये संतुलन बहुत आवश्यक है। और जब बात हौसले और संतुलन की हो ही रही है तो इस चर्चा का अंतिम पड़ाव हम खेल के मैदान पर रखते हैं। हाँ, खेल की दुनिया से भी अच्छी खबर है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन की दुनिया में वही मुकाम रखता है जो टेनिस में विंबलडन का है। अच्छा, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ, वहाँ सेमीफाइनल तक पहुँचना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस का नहीं बल्कि गजब की मानसिक मजबूती का खेल है। मेंटल टफनेस। जी, लक्ष्य सेन का ये सफर दर्शाता है कि भारत का जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड अब खेल के मैदान पर विश्व स्तर पर अपना असर दिखा रहा है। युवा खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। आज के युवा खिलाड़ी दबाव में बिखरने के बजाय उसका सामना करने और जीतने का माद्दा रखते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा पर एक नजर डालें
तो हमने कई अलग अलग बिंदुओं को जोड़ा है। जी हमने तकनीक से लेकर परंपरा तक का एक पूरा चक्कर पूरा किया है। हाँ, आज के इन स्रोतों ने हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक तस्वीर दी है। हमने देखा कि कैसे अंतरिक्ष में गगनयान मिशन की सुरक्षा के लिए ड्रोग पैराशूट की अहमियत है। और हमने ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल के मानकों के आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझा। डिजिटल शक्ति 5.0 के जरिए ये स्पष्ट हुआ कि साइबर सुरक्षा आज महिला सशक्तिकरण की अनिवार्य शर्त है। और सबसे खास बात, चिली का कुष्ठ रोग से मुक्त होना और संथाल सम्मेलन जैसे आयोजनों ने हमें याद दिलाया कि मानवीय स्वास्थ्य की सफलता और हमारी सांस्कृतिक जड़ें किसी भी तकनीकी विकास की ही तरह महत्वपूर्ण हैं। इस शानदार और गहन विश्लेषण के बाद आज की चर्चा हमें एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है जो कल्पनाओं को उड़ान देता है। वो कैसे? आज हमने देखा कि कैसे इंसान ने कुष्ठ रोग जैसी सदियों पुरानी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ। और दूसरी तरफ हमने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में AI और 6G जैसी तकनीक के भविष्य पर बात की। अब जरा सोचिए, जब विज्ञान और तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में अगला बड़ा कदम इंसान की उम्र को हैक करना होगा? उम्र को हैक करना? हाँ, अभी तक हम बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे थे। हाँ। लेकिन क्या भविष्य की AI और बायोटेक मिलकर बुढ़ापे को भी एक बीमारी मानकर उसका इलाज खोज लेंगे? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या 100 साल बाद की पीढ़ियां हमारी आज की 80 साल की औसत उम्र को वैसे ही हैरानी जताएंगी जैसे आज हम अतीत की उन बीमारियों को देखकर जताते हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था? मुमकिन है। तकनीक और जीव विज्ञान का ये संगम मानवता को कहाँ ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। आज की इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। सूचनाओं के इस महासागर से आज जो मोती हमने निकाले हैं वे निश्चित रूप से दुनिया को देखने के नजरिए को और गहरा करेंगे। सुनने वालों के लिए ये एक खुला सवाल है। इस पर मंथन करते रहिए और दुनिया को हमेशा एक नए नजरिए से देखते रहिए।